नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे NCERT सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, क्वेश्चन नंबर 3C to 5। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3C है द डेथ ऑफ मेन ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ठीक है, यहाँ पर 3A एंड B जो था वो हमने अपने पिछले वीडियो में उस पर डिस्कस किया था कि आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, उस पर क्या करना है, आपको उन टॉपिक्स का इफ़ेक्ट बताना है। यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप में वर्किंग एज के लोगों की डेथ होना, उसका क्या इफ़ेक्ट रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि स्टार्ट हुआ 1914 में। ठीक, इस समय सब तक देखें तो टेक्नोलॉजीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी, जिसकी वजह से मशीन गन हुआ, टैंक्स हुए, एयरक्राफ्ट हुए, केमिकल वेपन्स हुए, उनका बड़े पैमाने पर यूज़ हुआ। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी टेक्नोलॉजीज़ आ गई, बड़े पैमाने पर इनका यूज़ हो रहा है, तो बहुत सारी जानें भी जाएंगी। बड़े पैमाने पर पूरे वर्ल्ड से जो वर्किंग एज के लोग थे उन्हें युद्ध के लिए भर्ती किया गया, क्योंकि बच्चों को भेजा नहीं जाएगा, बूढ़ों को भेजा नहीं जाएगा, जो महिलाएं हैं उन्हें भेजा नहीं जाएगा, तो वर्किंग एज के जो लोग थे उन्हें ही भेजा गया। और वहाँ पर युद्ध में करीब 9 मिलियन के लोग जो लोग थे उनकी डेथ हो गई। 20 मिलियन के करीब जो थे इंजर्ड हो गए। बहुत सारे लोग जो थे वो क्या हो गए, डिप्रेस्ड हो गए। तो अब काम करने के लिए कौन चाहिए। ठीक है, घर है, घर चलाना है, जिसकी वजह से लोगों की जो कह सकते हैं इनकम थी डिक्लाइन हो गई। ठीक है, हाशिए पर आ गई। अब बूढ़े या बच्चे तो काम करने जाएंगे नहीं, तो घर की जो विमेन थी वो काम पर जाने लगी। और जो युद्ध से रिलेटेड चीज़ थी, जो इंडस्ट्रीज़ थी, वो दोबारा से रिस्ट्रक्चर्ड हुई। वहाँ पर भी उन्होंने काम किया, वो सारी चीज़ें बनाना, और बाकी भी जो काम होते थे उन सभी जगहों पर महिलाओं ने भाग लिया, उन जगहों पर उन्होंने काम किया। मतलब ये कि अब महिलाएं सिर्फ घर में काम नहीं कर रही थी, अब वो बाहर जाकर भी काम कर रही थी। वो सारे काम जो कि समझे जाते थे कि सिर्फ उसे पुरुष ही कर सकते थे। ठीक है, तो वर्किंग यहाँ पर इफ़ेक्ट क्या हुआ, यूरोप में वर्ल्ड के वजह से वर्किंग एज के जो मेन थे उनकी डेथ के बाद कि जो महिलाएं थी वो भी काम करने लगे, लोगों की जो इनकम थी वो डिक्लाइन हो गई। महिलाएं जो थी वो घर से निकलकर काम करने लगी, और हर तरह के काम जो कि समझे जाते थे कि सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, वो सारे कामों में महिलाओं की भागीदारी होने लगी। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3D। 3D यहाँ पर है द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी पर ग्रेट डिप्रेशन का इफेक्ट आपको बताना है। तो ग्रेट डिप्रेशन जिसका इफेक्ट जो था वो पूरे वर्ल्ड पर पड़ा, साथ ही साथ इंडिया पर भी पड़ा। उस समय तक कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो था वो इस तरह से यूनिफाइड हो चुका था कि एक जगह की कोई भी जो हलचल थी वो पूरे वर्ल्ड को महसूस होती थी, सुनाई देती थी, समझ में आती थी। ठीक है, तो यही चीज़ इंडिया के साथ भी हुआ। जब ग्रेट डिप्रेशन आया, ज़रूर वो अमेरिका की तरफ था, पूरे वर्ल्ड ने उसे महसूस किया, इंडिया ने भी महसूस किया, और इंडिया के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था उस पर इसका सीधा सीधा असर पड़ा। 1928 टू 1934 का जो टाइम था, उस टाइम में जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो घट कर आधा रह गया। ठीक है, ये वाला जो टाइम था, इस टाइम में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था वो आधा रह गया, और इंटरनेशनल मार्केट में हर चीज़ के रेट्स जो थे वो गिर रहे थे, और साथ ही साथ जब और जगह पे क्रैश हो रहे थे तो इंडिया पे भी उसका असर हुआ। इंडिया में भी चीज़ों के जो रेट थे वो गिर रहे थे। ठीक है, और इसी टाइम में अगर हम देखें तो वीट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा। वीट की जो कीमतें थी वो 50% तक आ गई। ठीक है, वीट की कीमतें 50% तक रह गई, और इस समय में जो भी पेजेंट थे जिन्होंने वीट वगैरह उगाया था, क्योंकि वीट की डिमांड थी और जगह पे, तो खूब सारा वीट जो था वो यहाँ पर उगा लिया गया कि इनकी डिमांड है, इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उगा लिया गया। लेकिन उस टाइम में और अदर कंट्रीज़ जो थी उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने भी अपने यहाँ वीट उगा लिया था। इसके अलावा लोगों के ख़रीदने के लिए भी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए यहाँ से जो इम्पोर्ट लोग करते अपने यहाँ, तो वो अब नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से वीट की कंडीशन यहाँ पर ख़राब रही। जो इंडियन फार्मर्स थे उन्होंने वीट की कीमतें जो थी वो आधी तक कर दी कि ये जो वीट है इतना ज़्यादा उगा लिया गया है, ये किसी तरह से लोग ले जाएं। लेकिन फिर भी वीट जो था उसे कोई पूछ नहीं रहा था एक तरह से, और वो मार्केट में पड़े पड़े सड़ रहा था। ठीक है, तो वीट की कंडीशन बहुत बुरी
बुरी थी। इसके अलावा हम देखें तो जूट जो लोग उगाते थे उन बंगाल में, उनका भी बुरा असर था, क्योंकि ये जो जूट उगाते थे तो जूट की डिमांड थी, गनी बैग्स वगैरह बनते थे, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अब इनको उम्मीद थी, जो जूट उगाते थे उनको उम्मीद थी कि ये जूट जो है इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए हम लोग खूब ज़्यादा उगाएंगे और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने खूब सारा जूट जो था वो तो रेडी कर दिया, लेकिन कंडीशन हर कंट्री की इसी टाइम में बिगड़ गई, तो अब इस जूट को लेने वाला कोई नहीं था। जो जूट व्यापारी थे इन्होंने जूट रेडी करवाया था, यहाँ तक कि बहुत सारा कर्ज ले कर भी कराया था। अब कंडीशन क्या थी, जूट कोई पूछ नहीं रहा था, इन्होंने कर्ज पहले से ले रखे हैं, तो आगे इनकम आनी नहीं है, पुराना कर्ज इनके पास है और अभी के खर्चे हैं, तो वो सारी चीज़ें पूरी करने में जो ये फार्मर्स थे, पेजेंट थे, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जूट की भी जो कीमतें थी वो 60% तक इनकी भी कीमतें गिर गई थी। ठीक है, 60% से ज़्यादा तक इनकी कीमतें भी गिर गई थी। सबसे ज़्यादा असर अगर हम देखें तो गांवों में ज़्यादा था, यानी कि जो लोग रॉ मटेरियल रेडी करते थे उन वहाँ पर ज़्यादा इसका असर था। तो गाँवों में ही होता है कि फसलें वगैरह तैयार की जाती हैं, तो गाँवों में इसका असर था, शहरों में उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि शहरों में लोग जॉब करते थे। जॉब में क्या है, एक बंदी बंधाई रकम आ रही है, तो वो उनकी फिक्स रकम जो थी वो उनके पास आती जा रही थी, इसलिए शहरों में उतना बुरा नहीं हाल था, गाँव में था। अब ये जो पेजेंट एंड फार्मर्स थे इन्होंने बहुत सारा कर्ज ले रखा था, अब उसको चुकाना तो है, आगे इनके पास फसल नहीं है कि उसे बेचे और चुकाएं, तो इन्होंने अपने घर के गहने तक जो थे वो भी बेच दिए, सब कुछ बिक गया इनका। ठीक है, तो लेकिन ये है कि जो इन्होंने ज्वेलरीज, अपना गोल्ड सिल्वर ये सब जो बेचा, उससे पूरे इंटरनेशनल मार्केट को हेल्प मिली। इसी वजह से इकोनॉमिस्ट कीन्स ने बोला है कि कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन है था, इससे उबरने में इंडिया के जो ज्वेलरीज थी, गोल्ड था, इंडिया का जो गोल्ड था वो हमारे बहुत काम आया। ये ज़रूर है कि इंडिया ने हेल्प की, इंडिया की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है उसे उबरने में मदद मिली, लेकिन इंडियन फार्मर्स जो थे, पेजेंट थे, उनकी कंडीशन में सुधार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्ज ले ही रखे हैं, वो उनको चुकाना है, उनके पास कुछ और है नहीं। घर की जो चीज़ें थी वो भी इन्होंने बेच दी, फसलें जो हैं वो कोई पूछ नहीं रहा है, तो पड़े भी खराब हो रही हैं, और इसके अलावा जो इन्हें टैक्स देना है, रेवेन्यू देना है, उनमें कोई छूट नहीं है। पेजेंट वगैरह ने जो टैक्स जो इनको पे करना था, जो उधार लिए वो तो चुकाना ही है। ठीक है, उस अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पर, और उसके अलावा क्या था कि इनको जो रेवेन्यू पे करना था उसमें भी कोई छूट नहीं थी कि फसल नहीं हुई है, या फिर आपकी फसल जो है वो नहीं जा रही है, आपने तैयार की है, आपको उसका कोई उसका मुनाफा नहीं मिल रहा है, तो आपको डिस्काउंट दे दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए जो पेजेंट थे, फार्मर्स थे, इनकी कंडीशन इस टाइम में बहुत ज़्यादा बुरी थी, तो इन पे इफ़ेक्ट ज़्यादा हुआ। ठीक है, शहरों में उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इसके अलावा अगर देखें तो लोग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो था उसको ज़्यादा अच्छा मानने लगे, और इस टाइम में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो था वो बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आया, जो शहरों में काम कर रहे थे उनको समझ में आया कि एक बंधी बंधाई रकम तो हमें मिल रही है, तो ये बेटर है, तो इसलिए भी। उसके अलावा क्या था, इसी टाइम में डिसओबीडियंस मूवमेंट वगैरह शुरू हो गए थे, तो लोगों को समझ में आया हाँ अपने यहाँ चीज़ें जो है वो तैयार करनी है, तो इसलिए भी लग रहा था। इसके अलावा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है दोनों पे इफेक्ट हुआ था, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो थी वो बढ़ा दी गई थी, तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की बात हो रही थी, इसलिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इस समय काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया पे क्या असर हुआ। इंडिया पे ये असर हुआ कि वहाँ के जो पेजेंट थे, फार्मर्स थे, उन पे बहुत बुरा असर हुआ। उनकी चीज़ें जो थी वो मार्केट में ही पड़े सड़ रही थी, उनको कोई पूछ नहीं रहा था, इनके घर का सब कुछ बिक गया था, यहाँ तक कि ज्वेलरीज वगैरह भी बेच दी गई थी। वो ज्वेलरीज जो थी, इनका जो गोल्ड था वो सर्कुलेट होकर पूरे मार्केट में गया और उसको उभरने में मदद मिली, बट इन फार्मर्स और पेजेंट जो थे इन्हें मदद नहीं मिली। शहरों में ज़्यादा बुरा हाल नहीं था, और शहरों में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो था वो बढ़ रहा था। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3E। क्वेश्चन हमारा है द डिसीजन ऑफ MNCs टू रिलोकेट प्रोडक्शन टू एशियन कंट्रीज। क्वेश्चन हमारा क्या है कि MNCs यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज का डिसीजन अपने प्रोडक्शन को एशियन कंट्रीज में रिलोकेट करने का। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, पूरे वर्ल्ड की कंडीशन बहुत बुरी थी। सेकंड हुआ, और ज़्यादा बुरी हो गई। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस वगैरह बने लोगों की हेल्प के लिए, बट इन इंस्टीट्यूशन से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्हें ही फ़ायदा था, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थी उन्हें फ़ायदा
नहीं था, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके 70s तक पता चलता है कि जो वर्ल्ड में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, और 70s के मिड तक आते आते पता चलता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है यानी कि अमेरिका है, उसकी भी हालत बुरी थी, ठीक है। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो था 70s के मिड से 90s तक में बहुत तेज़ी से बढ़ा। ऐसे में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ थी तो उन्होंने फैसला किया, या कह सकते हैं उन्होंने ऐसा सोचा कि अपना जो प्रोडक्शन है उसे वो एशियन कंट्रीज़ की तरफ ले जाए जहाँ पर सैलरी कम हो, लोगों को सैलरी कम दी जाती हो, ऐसी जगह पे अपने प्रोडक्शन को हमें रिलोकेट करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे वो होगा कि सेम चीज़ वो लोग जो अपनी डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो रेडी कर रहे हैं, जो उन्हें बहुत महंगी पड़ रही है, सेम चीज़ वो डेवलपिंग कंट्री में रेडी करेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर लागत कम आएगी, उसकी कॉस्ट कम आएगी लो सैलरी होने की वजह से, तो जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा। इस तरह से वो वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करने वाली जो MNCs थी, उन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया कि अपना जो प्रोडक्शन है उसे हमें रिलोकेट करना चाहिए, ठीक है। From the late 1970s, MNCs also began to shift production operation to low-wage Asian countries, ठीक है, तो जहाँ पर कम सैलरी वाली जगह थी। और ऐसे में भी चाइना ने उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि वहाँ पर लोगों की सैलरी जो थी वो काफ़ी कम थी। अब देखिए, चाइनीज़ आइटम हम लोग कोई भी ख़रीदते हैं तो काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों की जो सैलरी है वो कम आएगी, उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो सस्ता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, उसकी कॉस्ट जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट जो होगी, प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्ट कम आएगी। जब वो कम आएगी तो जाहिर सी बात है कि हमें भी वो सस्ता मिलेगा, और जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है उसे भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। वेजेस वर रिलेटिवली लो इन कंट्रीज़ लाइक चाइना, तो वो लोग ऐसी कंट्रीज़ ढूंढ रहे थे और उस तरफ वो अट्रैक्ट हुए। दस दे बिकेम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन MNCs कम्पीटिंग टू कैप्चर वर्ल्ड मार्केट, ठीक है। तो वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करने के लिए वो लोग ऐसी जगह खोज रहे थे और ऐसी जगहों पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। द रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्रीज स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो। तो इससे क्या हुआ कि जब ये MNCs जो थी वो एशियन कंट्रीज़ की तरफ गई, वहाँ पर उन्होंने अपने प्रोडक्शन को रिलोकेट किया, उससे एक तो वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिला, ठीक है। जो प्रोडक्ट था वो कम कॉस्ट में रेडी हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की कंडीशन जो थी वो सुधरी। क्यों? क्योंकि लोगों को काम भी मिला, और जो MNCs हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो भी क्या है, कम कॉस्ट में तैयार हो रहा है, तो उन्हें भी फ़ायदा हुआ। इसकी वजह से क्या था, जो वर्ल्ड ट्रेड था और कैपिटल फ्लो था, दोनों पे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा इन चीज़ों का, ठीक है। क्योंकि कंडीशन जो थी वो MNCs की भी सुधर रही थी और बाकी लोगों को भी जॉब मिल रही थी। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2 एग्जांपल देना है फूड अवेलेबिलिटी पर टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले लेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट, ठीक। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, जब तक ट्रांसपोर्टेशन की उतनी सुविधा नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं था, तो एक तो दूर दराज की जो चीज़ें थी वो हर जगह पहुंच नहीं सकती थी, या पहुंचती थी बहुत कम क्वांटिटी में पहुंचती थी, पहुंचते बहुत समय लग जाता था, तो कई बार चीज़ें जो है ख़राब भी हो सकती हैं, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट हो गया, अब चीज़ें जो हैं बहुत दूर दूर से लाई जाने लगी और ज़्यादा क्वान्टिटी में लाई जाने लगी, ठीक है। पहले क्या था, अगर ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा नहीं है, आप अगर कहीं जाओगे तो आप थोड़ी मात्रा में कोई चीज़ अगर आपको पसंद भी आ रही है, आप थोड़ी मात्रा में ले जा सकते हो, बट ट्रांसपोर्टेशन है तो आप जितना चाहोगे उतना ले जा सकोगे और जल्दी जाओगे। तो इस तरह से क्या है, कॉस्ट जो है चीज़ों की कम आने लगी, अवेलेबिलिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि आप एक साथ जो है चीज़ें बहुत सारी ले जा सकते हो, ठीक है। तो रेलवेज, स्टीमशिप्स, द टेलीग्राफ फॉर एग्जाम्पल वर इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इट बिकेम ईजर एंड लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया, जिसकी वजह से चीज़ें जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा जाने लगी और जल्दी जाने लगी, और तीसरी चीज़ ये कि लेस एक्सपेंसिव रह गई, ठीक है। मान लीजिए कि चीज़ें जो हैं
किसी भी गाड़ी से ले जानी है, गाड़ी छोटी है तो हो सकता है आपको 10 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वही सामान आप किसी बड़ी गाड़ी से ले जा रहे हो या फिर ट्रेन से ले जा रहे हो तो सामान जो है एक साथ बहुत सारा पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक्सपेंसिव भी वो कम पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन होने से ये फ़ायदा हुआ। तो जिसकी वजह से क्या था, बहुत सारा फूड जो था वो अब ग्रेन्स वगैरह अब वो दूर दूर से आने लगा। ठीक है, जो कम समय में कम कॉस्ट में। ठीक, दूसरा क्या था, रेफ्रिजरेटेड शिप्स। इनका भी जब इन्वेंशन हो गया बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहा। क्योंकि यूरोप में जो पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा थी। अब यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, ग्रेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा चाहिए थे तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके अलावा वहाँ पर मीट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब मीट की इतनी ज़्यादा डिमांड थी, केवल यूरोप के जो एनिमल्स थे उनसे वो डिमांड पूरी हो नहीं सकती थी, जिसकी वजह से वहाँ पर मीट जो था वो बहुत ज़्यादा महंगा था। तो वो बस जो बड़े लोग हैं, जो रिच लोग हैं उनके लिए था, जो छोटे लोग हैं उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती थी। लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन का विकास हुआ तो चीज़ें जो हैं वो पहुँचने लगी, दूर दराज से मंगाई जाने लगी और लोगों तक उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ी। अब उसी में जब रेफ्रिजरेटेड शिप्स जो हैं इनका भी इन्वेंशन हो गया तो और ज़्यादा फ़ायदा हुआ। क्योंकि पहले क्या था, पहले यूरोप के लिए ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, इन जगहों से पहले डायरेक्ट एनिमल्स आते थे। ठीक है, अमेरिका से डायरेक्ट एनिमल लाया जाता था और फिर वो स्लॉटर हाउस में जाते थे और वहाँ फिर उसे काट के फिर उसके बाद यूरोपियन के यूज़ के लिए वो जाता था। अब ऐसे में क्या है, जब आप एक साथ एनिमल भेजोगे ढेर सारे तो बहुत ज़्यादा एनिमल जा भी नहीं सकेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। उसके अलावा एक एनिमल को अगर कोई बीमारी हो गई तो बाकी एनिमल्स भी उससे इन्फेक्टेड हो जाते थे और जाने में जो समय बहुत ज़्यादा लगता था उतने में बहुत सारे एनिमल्स जो थे, एक तो बीमारी की वजह से और बहुत ज़्यादा समय लगने की वजह से एनिमल्स जो थे वो कमज़ोर हो जाते थे, फिर वो खाने लायक भी नहीं रहते थे। जब रेफ्रिजरेटेड शिप्स जो है इनका इन्वेंशन हुआ तो ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ कि जो पूरे जानवर पहले भेजे जाते थे अब उन्हें काट कर भेजा जाने लगा। यानी कि जो उनका स्टार्टेड पॉइंट था, जैसे आपका न्यूजीलैंड था, ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका था, उसी जगह से उन्हें काट दिया जाता था और फिर वो यूरोप के लोगों के पास जाते थे उनके यूज़ के लिए। ठीक है, तो पहले क्या था, एनिमल्स आप भेज रहे हो तो बहुत ज़्यादा जगह घेर रहे हैं। अब क्या है, जब उसे टुकड़े में कर दिया गया, उसे जब काट कर भेजा जाने लगा तो फिर वो एक साथ बहुत सारा माल जो था या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मीट जो था वो वहाँ पर पहुँच जाता था। दूसरी चीज़ कि वो रेफ्रिजरेटेड फ्रोज़न मीट वहाँ पर जाता था तो वो क्या है, बिल्कुल फ्रेश। उतने दिनों के बाद भी जब भी वो वहाँ पहुँच रहा है, काफ़ी दिनों के बाद भी वो क्या होता था, बिल्कुल फ्रेश होता था। ठीक है, एक तो ज़्यादा क्वांटिटी में पहुँचता था और दूसरे वो फ्रेश भी होता था, जिसकी वजह से लोगों के यूज़ के लिए वो सही रहता था। और इसी वजह से जो यूरोप में की जो पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा थी, जिन्हें मिलता नहीं था खाने को, अब क्या है कि सब लोगों तक इसकी अवेलेबिलिटी जो थी वो हो गई कि जो गरीब थे वो भी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है। ठीक है, और डिमांड तो है लेकिन क्वांटिटी भी बढ़ गई, तो जिसकी वजह से उतना महंगा भी नहीं है और उस तक बाकी लोगों की भी पहुंच हो गई। ठीक, जिसकी वजह से जो वहाँ की यूरोप की जो गरीब जनता थी वो भी मीट पाने लगी और इस तरह से अच्छा भोजन मिलने की वजह से उनकी हेल्थ कह सकते हैं, लाइफ स्टाइल कह सकते हैं, वो अच्छी रही, जिसकी वजह से वहाँ पर हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था वो तेज़ी से हुआ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया फूड पर इम्पैक्ट कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी का फूड पे इम्पैक्ट। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से चीज़ें जो थी एक साथ ज़्यादा मात्रा में आप कहीं भी भेज सकते थे और कम रेट में। ठीक है, एक्सपेंसिव उतना ज़्यादा नहीं होता था और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भेजी जा सकती थी। रेफ्रिजरेटेड शिप्स जब आ गए तो फ्रेश चीज़ें जो थी, मतलब जो मीट वगैरह ख़राब हो जाते थे वो क्या था, वो बिल्कुल फ्रेश लोगों के पास तक पहुंच रहे थे, जिससे कि सभी की पहुंच इन फूड्स तक बन सकी। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट इज़ मेंट बाय द ब्रेटन वुड एग्रीमेंट। ठीक है, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट से आप क्या समझते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उससे कुछ ना कुछ लोगों ने सीखा होगा। ठीक, तो जो इकोनॉमिस्ट थे या फिर पॉलिटिशियन थे उनको ये समझ में आया किसी भी कंट्री के लिए मास प्रोडक्शन जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय उन्होंने देखा था कि मास प्रोडक्शन जो था अमेरिका में बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो कंडीशन जो थी सभी की बुरी थी लेकिन अमेरिका की फिर भी औरों से अच्छी थी। ठीक है, हालांकि मंदी जो थी वो वहीं पे आई थी लेकिन अमेरिका जो था इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर कोई और कंट्री होती
तो वो बाकी कंट्रीज़ की तो हालत वैसे ही बुरी थी, लोग उससे कर्ज ले लेकर बैठे थे। ठीक, तो मास प्रोडक्शन जो है उनको ये समझ में आया कि वो बहुत ज़रूरी है। मास प्रोडक्शन भी किसी पे डिपेंड करता है, किस पे? कंजप्शन पे। ठीक है, तो इसके लिए मास कंजप्शन जो है वो ज़रूरी है। मास कंजप्शन नहीं रहेगी तो कितना भी प्रोडक्शन कर देंगे तो वो क्या होगा, पड़े पड़े चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो कंजप्शन जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब कंजप्शन तो ज़रूरी है, कंजप्ट करने वाले लोग भी हैं, प्रोडक्शन भी खूब हुआ है, लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो चीज़ क्या है, पड़े पड़े ख़राब हो जाएगी। ज़रूरी है क्या? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो ज़रूरी है। इस तरीके की थ्योरी जो है वो उन लोगों ने लाई। इसीलिए पोस्ट वॉर जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था उनका एम था, क्या एम था उनका? इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़रूरी है। इसी को फ्रेम करते हुए 1944 यूएसए हैम्पशायर ब्रिटेन वुड में एक कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर फॉर्मेशन हुआ किसका? IMF एंड वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, जो ये बैठक हुई इन चीज़ों को फ्रेम में रखते हुए कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, बैठक हुई, वहाँ पर फॉर्मेशन हुआ IMF और वर्ल्ड बैंक का। IMF जो कि ग्रोथ सस्टेन करने के लिए और ग्रोथ सस्टेन एंड प्रॉपर्टी अचीव करने के लिए इसका गठन हुआ। यानी कि IMF का फॉर्मेशन जो था वो इसलिए हुआ कि जो भी कंट्रीज़ हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, वो किसी के अदर कंट्री के साथ जब ट्रेड करते हैं तो उनका जो भी फ़ायदा नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए, या फिर वो कहते हैं उसकी हेल्प के लिए IMF जो है वो है। ठीक, फॉर्मेशन हुआ। फिर वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन किस लिए? वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ कि पोस्ट वॉर जो भी नुकसान होते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए या उसकी हेल्प के लिए वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि 1944 ब्रेटन वुड में क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ किसका? IMF और वर्ल्ड बैंक का। किस लिए? ये किस लिए था? ये एक तरह से ट्रेड को लेके था। ठीक है, ट्रेड में जो भी नुकसान हो रहे हैं उसके लिए वर्ल्ड बैंक। किस लिए? जो भी प्रॉपर्टीज़ थी उनके नुकसान की भरपाई के लिए वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ। लेकिन अगर देखें तो इसमें मेंबर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्हीं को प्रेफरेंस थी। इसके जो भी डिसीजंस थे वो कौन ले सकता था? वही वेस्टर्न कंट्रीज़ ले सकती थी। अब इनका फॉर्मेशन तो 1944 में हुआ था, लेकिन ये ऑर्गेनाइज या फिर ऑपरेशन में कब आई? 1947। ठीक है, तो ये ऑपरेशन में कब आए? 1947। काम करना इन्होंने शुरू किया 1947। ठीक है, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक आर रेफर्ड टू एज द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं उसी टाइम ब्रेटन वुड में 1944 में इनका फॉर्मेशन हुआ था, इसीलिए इन्हें ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम से या फिर ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोनों का फॉर्मेशन जो था उसी टाइम में हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका ब्रेटन वुड एग्रीमेंट या फिर ब्रेटन वुड आपका इंस्टीट्यूशंस या फिर ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से आ सकता है। ठीक है, तो किसी भी नाम से क्वेश्चन आ जाए सेम वही होगा। तो ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी इसे जानते हैं, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम से भी इसे जानते हैं। और ये काम करना इसने शुरू किया 1947 में। इसमें जो डिसीजन लेने का हक जो था या फिर इसमें डिसीजन कौन ले सकते थे? वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी वो ले सकती थी। ठीक है, और वीटो पावर इसमें दी गई थी अमेरिका को। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो था वो समय पावरफुल था ज़्यादा। ठीक है, अमेरिका ही पावरफुल था, इसलिए US जो है, द US हैज़ एन इफेक्टिव राइट टू वीटो ओवर की IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजन। तो जो भी डिसीजन लिए जाने थे वो तो जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो ले सकती थी, और किसी भी डिसीजन को वीटो कर सकता था कौन? अमेरिका। ठीक है, तो इस तरह से ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस तरह हमारा इस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके डिस्कस क्वेश्चंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।